हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में मैं आपका पेपर डिस्कस करने वाला हूं। तो प्रॉब्लम नंबर 51, क्या प्रॉब्लम दी गई है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू गॉफ एक्स। गॉफ एक्स का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं समझिए। यहाँ आपने x की जगह x रख दिया है, x की जगह क्या रख दिया है? एफ एक्स रख दिया है। तो इधर भी x की जगह एफ एक्स रख दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग एफ ऑफ एक्स। कंपोजिट फंक्शन है भाई, ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन है। लॉग ऑफ एफ एक्स और फिर एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे तो क्या आ गया? लॉग ऑफ कॉस एक्स, वाई बराबर लॉग ऑफ कॉस एक्स। प्रॉब्लम क्या पूछी गई है? प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट ये है, आपको डेरिवेटिव निकालना है x बराबर 0 पे। तो चलिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ समथिंग का क्या होता है? 1 अपान समथिंग। तो इसका आ गया 1 अपान कॉस एक्स, और फिर उस समथिंग का करेंगे कॉस एक्स का, तो क्या आ गया? माइनस साइन एक्स। तो ये वैल्यू क्या हो गई? माइनस टेन एक्स हो गई ये वैल्यू। और क्या पुट कर देना है? x बराबर 0 पुट कर देना है। ये आ जाएगा माइनस टेन ज़ीरो की वैल्यू 0, तो आपका आंसर आ गया 0। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है चेन रूल। पहले लॉग ऑफ समथिंग का किया, फिर समथिंग को फिर से किया, चेन रूल कहलाता है भाई ये, ठीक है, ये कहलाता है चेन रूल। तो ये एक प्रॉब्लम कवर हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सीरीज डिफरेंशिएशन की। सीरीज डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ है सवाल में? y इक्वल टू रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x, ऐसा है भाई, ठीक है। ये 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए छुपा लूँ तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स है तो एक टर्म छुपा लूँ तो पता नहीं चलेगा। तो ये जो अंदर जो है y इक्वल टू रूट 10x, ये इसकी जगह भी y लिखा जा सकता है, ठीक है। ये जो अंदर वाला ना, ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इसकी जगह ना, इसकी जगह, इस पोर्शन की जगह मैं y लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे छुपा लूँ तो पता नहीं लगेगा। इनफाइनाइट टर्म्स में एक टर्म छुपा लिया, पता नहीं लगेगा। दोनों का स्क्वायर कर लिया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, वाई को इधर शिफ्ट किया, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 10x। दोनों का डी एक्स किया तो इधर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1 डी वाई डी एक्स, और इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर x, ऐसा। ये इधर आ गया 2y माइनस 1 डी वाई डी एक्स, इधर आ गया सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या पूछा गया है आपसे? प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट यही है, आपको इसी की वैल्यू निकालनी थी। 2 माइनस 1 डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सीरीज डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये कौन सी प्रॉब्लम थी? 52। अब करते हैं 53। 53 क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन, ITF ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन। दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x, ये दिया है। और आपसे पूछा गया है डी वाई डी एक्स का वैल्यू। डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो ये डबल फंक्शन है, एक tan इनवर्स x है, एक कॉट इनवर्स x है। दोनों का अपना अपना फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भाई बाई 2 भी है, भाई बाई 2 भी है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है? tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है। यहाँ भी चेन रूल लगेगा, tan इनवर्स x/2 का डिफरेंशियल 1/1 प्लस x/2 का स्क्वायर, x की जगह कौन है x/2, और जिसको x माना है फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे x/2 का तो 1/2 आ जाएगा। और जो ये डिफरेंशियल है यही सेम डिफरेंशियल उधर आएगा cot इनवर्स x/2 में पर माइनस के साथ, यही सेम चीज़ आपको उधर दिखाई पड़ेगी पर माइनस सिंबल के साथ, -1/1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 यही चीज़ दिखाई पड़ेगी। इसका स्क्वायर का x/2 का स्क्वायर 4 यहाँ आएगा और 4 ऊपर भी जाएगा, तो 4/4 प्लस x स्क्वायर इंटू 1/2 और ये 2 टाइम, क्योंकि एक बार इसका और एक बार इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 को कैंसिल कर देगा, 4/4 प्लस x स्क्वायर, और ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 54। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 54 पे। प्रॉब्लम नंबर 54 क्या प्रॉब्लम है, इसमें दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1/1 माइनस x स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करना है भाई, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना। अब अगर आप ऐसे ही सीधे डिफ्रेंशिएट करने चले गए तो परेशान हो जाएंगे। एक तो सेक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/(x) रूट x स्क्वायर माइनस 1, फिर जिसको x माना है इसका करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट रूल, इसमें भी इसके अंदर चेन रूल बड़ा दिक्कत करेगा। तो थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ना, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लगा के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन लगा दें x इक्वल टू साइन थीटा, तो गुरुजी ये आइडिया कैसे आया, ये कैसे आइडिया कि यही सब्स्टिट्यूशन लगेगा। देखो ये दिख रहा है कि अंदर साइन बन जाए ना, साइन इनवर्स बाहर रखा है तो अंदर साइन बन जाए तो मज़ा आ जाएगी। तो कैसे साइन बनेगा, यहाँ बनेगा साइन, तो आप x इक्वल टू साइन थीटा रख ही रहे हो, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से कॉस चला जाएगा स्क्वायर का, अंडर रूट से स्क्वायर कॉस का जो स्क्वायर है वो चला जाएगा, तो यहाँ 2 साइन कॉस, तो ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो बाहर साइन इन्वर्स है तो साइन बनाना है, ठीक है गुरुजी। तो फिर इस हिसाब से यहाँ सेक इन्वर्स है तो यहाँ सेक बनाना होगा, हाँ बिल्कुल अंदर सेक बनाएंगे। अच्छा गुरुजी कैसे बनेगा, इसी से बन जाएगा, ऐसा थोड़ा नहीं कि यहाँ अलग डालोगे यहाँ अलग डालोगे, सेम चीज़ डालनी है। डाल के चेक करो, साइन डाला यहाँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, देखो यहाँ शायद यहाँ पे अंडर रूट है, शायद मे बी यहाँ अंडर रूट है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर चला गया अंडर रूट से, तो 1/cos थीटा वो हो जाएगा सेक थीटा। हाँ तो ऐसा है, साइन इनवर्स क्या हो गया 2 साइन थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये, और प्लस सेक इनवर्स 1/अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का अंडर रूट चला गया कॉस थीटा प्लस सेक इनवर्स 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर चला गया तो कॉस थीटा, क्या आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ये प्लस सेक इनवर्स सेक थीटा, ऐसा आ गया, ठीक है। क्या हो गया साइन इनवर्स का साइन चला गया, सेक इनवर्स का सेक चला गया, 2 थीटा प्लस थीटा बच गया, ठीक है। वैसे ये इनवर्स काटने का रूल होता है कि उसको जो है उसके प्रिंसिपल डोमेन में ही काट सकते हैं। सेक इनवर्स से सेक काटना है तो प्रिंसिपल डोमेन में ही काट सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन काटना है तो प्रिंसिपल डोमेन में काट सकते हैं। मतलब 2 थीटा कितना होना चाहिए, 2 थीटा होना चाहिए -π/2 से π/2 में जो साइन का प्रिंसिपल डोमेन है, और ये थीटा होना चाहिए 0 से पाई में, फिर ये इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से डिसाइड होगा ये और ये दोनों का सलूशन। लेकिन खैर अभी यहाँ इतना नहीं देखना है, ये हम लोग जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। यहाँ तो आप काट लीजिए, ये मान के काट लीजिए कि प्रिंसिपल डोमेन में है, सब कुछ सेटिस्फाइड है, ये सोच के काट लीजिए। तो क्या आ गया 3 थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू हो गई 3
साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये ऐसे कैंसिल नहीं होता, प्रिंसिपल डोमेन में कैंसिल होता है, वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको हम बताएंगे। तो ये y की वैल्यू आ गई ना, y बराबर 3 साइन इनवर्स एक्स। क्या चाहिए भाई? dy dx की वैल्यू चाहिए। हाँ तो आसान है, dy dx इक्वल टू 3 और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ये एक पोर्शन, एक प्रॉब्लम आपकी और कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 55 की बात करते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 55, y इक्वल टू a पावर cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस a पावर cos इनवर्स x और cos इनवर्स x बराबर दिया हुआ है z, और आपसे पूछा है dy ओवर dz की वैल्यू, ऐसा पूछा है, ठीक है भाई। ऐसा करना है ना। तो बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? बढ़िया तरीका ये हो सकता है कि आपको dy dz निकालना है तो cos इनवर्स x की जगह z कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली a पावर cos इनवर्स x इक्वल टू z दिया है, ऐसा दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या हो जाएगा? z, इसकी जगह हो जाएगा 1 प्लस z, ठीक है। काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, वो पेपर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्पीड पे ध्यान देना था, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं किया गया है, एवरेज पेपर दिया गया है। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया dy dz, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, कोसेंट रूल लगा लेते हैं डिवीज़न वाला। कैसे होगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही रखा, इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल 1 माइनस न्यूमरेटर वैसे ही रखा z, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 0 प्लस 1, इसका 0 प्लस 1, ये क्या आ गया? 1/1 प्लस z स्क्वायर आ गया, ठीक है। 1/1 प्लस z स्क्वायर आ गया। तो ये एक प्रॉब्लम आपकी और कंप्लीट हुई 55। आगे बढ़ते हैं 56 पर आते हैं। 56 क्या कहलाता है? पावर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ऐसा प्रॉब्लम मैंने आपको कराया था, बिल्कुल मिलता जुलता प्रॉब्लम है। ये है पावर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अगला टॉपिक, पावर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। पावर ऑफ सिंप्लीफिकेशन क्या प्रॉब्लम दी गई है? एक्स पावर माइनस ए, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स पावर a माइनस बी प्लस एक्स पावर a माइनस सी, ये दिया हुआ है। दूसरे टर्म में दिया है 1/1 प्लस एक्स पावर b माइनस ए प्लस एक्स पावर b माइनस सी, और तीसरे टर्म में दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स पावर c माइनस ए प्लस एक्स पावर c माइनस बी, ये दिया हुआ है। और आपसे dy dx की वैल्यू मांग रहा है कि dy dx की वैल्यू क्या होगी। अब अगर आप इसको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करने चले गए तो परेशान हो जाएंगे ना। ऐसे तो ये घंटे भर में भी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, परेशान हो जाओगे एकदम। और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में बहुत इजी वैल्यूज़ दी गई हैं। ऐसा तो नहीं कि एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, ऑप्शन भी कॉम्प्लिकेटेड है, ऑप्शन में तो बहुत आसान दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराई थी ना। क्या करेंगे? मिलती जुलती प्रॉब्लम थी। इसमें क्या करेंगे? एक्स पावर माइनस ए से गुणा भाग कर देंगे, ठीक है। फ़ायदा देखो, यहाँ पे एक्स पावर माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे एक्स पावर माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे एक्स पावर माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स पावर माइनस बी से गुणा भाग कर देंगे, ये देखते हुए कि माइनस ए है माइनस सी है और बी के साथ प्लस रखा हुआ है, और यहाँ पे 1 है ना। तीनों सिमेट्रिक टर्म हो जाए, एक जैसे टर्म हो जाए, जो जैसा टर्म ये है वैसा ये है, वैसा ये हो जाए। तो एक्स पावर माइनस बी से गुणा भाग कर देंगे। ये प्रॉब्लम करा चुके हैं क्लास में। एक्स पावर माइनस सी से गुणा भाग कर देंगे, ठीक है। ये देखते हुए कि यहाँ माइनस बी है माइनस ए है, यहाँ भी एक्स पावर माइनस सी हो जाए। तो जब आप माइनस सी से गुणा करेंगे ना तो माइनस सी प्लस सी 0, माइनस सी प्लस सी 0, और यहाँ पे माइनस सी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? ये वाला टर्म क्या दिखाई देगा? एक्स पावर माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स पावर माइनस ए प्लस एक्स पावर माइनस बी प्लस एक्स पावर माइनस सी। यहाँ क्या दिखाई देगा? एक्स पावर माइनस बी, एक्स पावर माइनस बी
प्लस एक्स पावर माइनस ए प्लस एक्स पावर माइनस सी, यहाँ क्या दिखाई देगा, एक्स पावर माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स पावर माइनस सी प्लस एक्स पावर माइनस ए प्लस एक्स पावर माइनस बी। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है ना, और अगर आप एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा। क्या दिखाई पड़ेगा, एक्स पावर माइनस ए एक्स पावर माइनस बी एक्स पावर माइनस ए न्यूमरेटर में, और यही चीज़ डिनोमिनेटर में दिखाई देगी, एक्स पावर माइनस ए एक्स पावर माइनस बी एक्स पावर माइनस सी। तो ऊपर नीचे कट के हो गया 1, y इक्वल टू आ गया 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये भाई सिंप्लीफाई करने के बाद ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में और डिफ्रेंशिएशन में दोनों में सवाल को देखते ही उस पर नहीं टूट पड़ते ना, पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कमज़ोर करते हैं ना, एक सुंदर सी शक्ल बनाते हैं, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे ही टूट पड़ोगे तो परेशान हो जाओगे, बनेगा नहीं ना, दिक्कत कर देगा, बनेगा नहीं। अगला जो प्रॉब्लम है वो कहलाता है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आपको क्लास में कराया था। ये टॉपिक क्या कहलाता है, ये कहलाता है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन कहलाता है, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। इसमें क्या दिया है, y इक्वल टू ए एक्स पावर n प्लस 1 प्लस बी एक्स पावर माइनस n, और आपको से क्या मांगा गया है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मांगी गई है। ऐसा है, देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ऐसा है। देखो डी स्क्वायर का प्रेजेंस ये बताता है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, डी स्क्वायर का प्रेजेंस ये बताता है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई डी एक्स, ए इसका क्या आ जाएगा, n प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस बी इसका क्या आ जाएगा, माइनस n एक्स की पावर माइनस n माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले का आ गया a n प्लस 1 एक्स की पावर n, दूसरे वाले का आ गया b माइनस n एक्स की पावर माइनस 1। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। डी स्क्वायर का प्रेजेंस ये बताता है, तो एक बार ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, a n प्लस 1 इंटू n, और यहाँ हो गया x की पावर n माइनस 1 माइनस एन बी। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस n माइनस 1 और x की पावर माइनस n माइनस 2, ऐसा हो गया, ये चीज़ आ गया ना। इसका डिफरेंशियल हो गया x पावर n का n x की पावर n माइनस 1, और इसका माइनस n भी ये रखा हुआ है, और x पावर माइनस n माइनस 1 का हो गया ये, ऐसा। अच्छा देखो ये n प्लस 1, और इसको देखो ये भी तो n और n प्लस 1 है। अगर आप माइनस कॉमन ले लो, अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ भी तो n और n प्लस 1 ही है ना। तो ये n और n प्लस 1 कर लिया बाहर, n प्लस 1 कर लिया बाहर। यहाँ पे दिखाई पड़ा a x की पावर n माइनस 1 प्लस b x की पावर माइनस n माइनस 2, ऐसा दिखाई पड़ा, ठीक है, ऐसा। अब एक्स स्क्वायर का गुणा कर लें दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ना। ये तो बिल्कुल प्रोसीजर पे बेस्ड प्रॉब्लम है ना, बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है, बस करते चले जाओ, ठीक है। डी वाई डी एक्स निकालो, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकालो और एक्स स्क्वायर से गुणा करो, तो क्या हो गया n प्लस 1। इसमें एक्स स्क्वायर से गुणा हुआ तो क्या आ गया a एक्स की पावर n प्लस 1, और इसमें एक्स स्क्वायर से गुणा हुआ तो क्या आ गया b एक्स की पावर माइनस n आ गया, ऐसा आ गया। और आंसर देखो, आंसर में y है ना, आंसर में y है, तो y कहाँ से आएगा, देखो यही तो y की वैल्यू थी, तो यहाँ पे y आ जाएगा, क्या आ जाएगा n प्लस 1 y, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लम कंप्लीट हुई। प्रॉब्लम नंबर 57 थी ये, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 58, कोनिक सेक्शन आ गया भाई आपका, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ख़त्म हुआ, अगला पार्ट है आपका कोनिक सेक्शन का। कोनिक सेक्शन वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 58, लेटस रेक्टम कितनी दी गई है 2, और इसेंट्रिसिटी कितनी दी गई है 3/√5। हाइपरबोला का इक्वेशन मांगा गया है। तो देखो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है,
2b² बाई a, ये कितना है 8, तो यहाँ से हो जाएगा b² इक्वल टू 4a ऐसा। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था, b² इक्वल टू a² e² -1 ऐसा। तो b² की जगह 4a इक्वल टू a² और e² की वैल्यू यहाँ से डाल दी 9/5 -1, तो 4a इक्वल टू a² 4/5, तो 4a से 4a चला गया, a की वैल्यू आ गई 5 और ये a की वैल्यू मैंने यहाँ डाली ना, ये a की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो b² की वैल्यू आ जाएगी 20 ऐसा हो गया। अच्छा, हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या होता है, x² अपान a² माइनस y² अपान b²। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ठीक है। आपको फॉर्मूला बताओ, लेटेस्ट सेक्टम ये होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। तो x² अपान a² कितना आ गया, x² अपान 25 y², b² की वैल्यू 20, ठीक है, इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, 25-20 का एलसीएम, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4x² माइनस 5y² इक्वल टू 100। तो ये भी एक इजी प्रॉब्लम थी, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है ना, इजी प्रॉब्लम्स है। आगे बढ़ते हैं, 59 प्रॉब्लम नंबर 59 करते हैं। एक हाइपरबोला है जो 2 पॉइंट से पास करता है, आपको इसेंट्रिसिटी पता करनी है। ये हाइपरबोला हो गया आपका, ठीक है, और ये कहाँ से पास करता है, पासेस थ्रू, ये मान लिया कि ये हाइपरबोला है, और ये कहाँ से पास करता है, 3, 0 से और 3√2, 2 से पास करता है, इन दोनों पॉइंट से पास करता है, तो सेटिस्फाई करा दिया। 3 का स्क्वायर 9/a² माइनस 0/b² का 0 बराबर 1, यहाँ से आ गया a² का वैल्यू 9। फिर दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई कराया, 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का a² डिवाइडेड बाय a² माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b² बराबर 1। 3 क्या है, 9 दूनी 18, 18/a² की वैल्यू 9 माइनस 4/b² बराबर 1। तो 2 ये इधर ले आओ और ये इधर ले आओ, 2 - 1 बराबर 4/b², ये वैल्यू 1 हो गई, b² का इधर गुणा कर दो, तो b² बराबर 4, a² बराबर 9, b² बराबर 4। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, b² इक्वल टू a² e² -1, इसमें वैल्यू डालो, तो 4 इक्वल टू 9 e² -1, ये 9 से डिवाइड कर दो, तो e² -1 इक्वल टू 4/9, तो e² इक्वल टू 1 + 4/9 इक्वल टू 13/9, तो e की वैल्यू हो गई √13/3, ये e की वैल्यू आ गई ना। इसेंट्रिसिटी आ गया आपका, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ना। ये भी एक इजी प्रॉब्लम थी, फार्मूला बेस्ड है। कोऑर्डिनेट वैसे भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता है। ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है ना, कोऑर्डिनेट का पोर्शन एक ऐसा है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा पोर्शन होता है ना। जेईई में कोऑर्डिनेट एक अच्छा पोर्शन है ना, इजी प्रॉब्लम आती है और इसमें ज़्यादा कुछ मिक्सअप भी नहीं किया जा सकता। कोऑर्डिनेट के साथ वेक्टर, 3D, कैलकुलस, अलजेब्रा ज़्यादा मिक्सचर नहीं होता। ये पोर्शन कमज़ोर पोर्शन है ना, ये अच्छा पोर्शन है। 5-6 सवाल आते हैं जेईई मेन में भी और जेईई एडवांस में भी, तो ये पोर्शन स्कोरिंग रहता है ना, अच्छा पोर्शन होता है। सीधे फार्मूला बेस्ड चीज़ें ही आ जाती, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। प्रॉब्लम नंबर 60, ये दिया है x² डिवाइडेड बाय 12 - लैम्डा प्लस y² / 8 - लैम्डा इक्वल टू 1, और लैम्डा पे कुछ ऑप्शन दिए गए ना, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, अगर ये इलिप्स है ना, सपोज करो अगर ये इलिप्स है, अगर ये इलिप्स है, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ निगेटिव होना चाहिए, नहीं सॉरी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए ना। 12 - लैम्डा भी पॉजिटिव होना चाहिए, 8 - लैम्डा भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से आ गया 12 ग्रेटर देन लैम्डा, 8 ग्रेटर देन लैम्डा, ऐसा दोनों पॉजिटिव होने चाहिए अगर ये इलिप्स है। यानी ये दोनों क्या बताएंगे, ये कह रहा है लैम्डा 12 से छोटा हो, ये कह रहा है लैम्डा 8 से छोटा हो। तो यहाँ से फाइनली निकला कि लैम्डा 8 से छोटा हो अगर ये इलिप्स हो।
अगर ये एलिप्स है तो ये पोर्शन भी पॉजिटिव होगा, ये पोर्शन भी पॉजिटिव होगा। और अगर ये हाइपरबोला है, अगर ये हाइपरबोला है, अगर ये हाइपरबोला है तब क्या होगा भाई, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव और ये वाला पोर्शन निगेटिव। 12 माइनस लेमडा पॉजिटिव होना चाहिए और 8 माइनस लेमडा निगेटिव होना चाहिए। सॉरी, 12 माइनस लेमडा पॉजिटिव और 8 माइनस लेमडा निगेटिव। यहाँ से क्या हो गया, 12 इज़ ग्रेटर देन लेमडा और यहाँ से क्या हो गया, 8 इज़ लेस देन लेमडा। तो लेमडा 8 से बड़ा हो और 12 से छोटा हो। तो लेमडा क्या हो, 8 से बड़ा हो और 12 से छोटा हो। तो ये है भाई, ठीक है, ये चीज़ है ना, ये आपका है। तो ये अच्छी प्रॉब्लम थी ना, ये थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। ये प्रोसीजर पे नहीं थी ना, ये थिंकिंग पे थी। आसान थी पर प्रोसीजर पे नहीं थी, थिंकिंग पे थी। सोचना है ना, इसमें सोचने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। डेफिनीशन क्या है, इलिप्स में क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। और हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। तो दोनों तरफ 1 तो दिख ही रहा है प्रॉब्लम में, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, इलिप्स में ये दोनों पॉजिटिव हैं स्क्वायर की वजह से, और हाइपरबोला में स्क्वायर की वजह से तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस लगा हुआ है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ वाला टर्म क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ऐसा है भाई, ठीक है। तो ये आसान प्रॉब्लम थी लेकिन थिंकिंग पे थी, ठीक है, एक कैलकुलेशन पे नहीं थी, प्रोसीजर पे थी। ऐसे ही 61 जो है ना, ये भी थिंकिंग पर है। 2 कोनिक्स हैं और उनकी इसेंट्रिसिटीज़ का टोटल कितना दिया है, इसेंट्रिसिटीज़ का टोटल, इसेंट्रिसिटीज़ के टोटल पे बात होती है। तो थोड़ा ध्यान दे, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ऑफ एनी हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ एनी पैराबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ एनी पैराबोला इज़ 1। कोई भी पैराबोला लोगे तो उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, हमेशा 1 निकलती है। तो 2 पैराबोला, अगर दोनों कोनिक्स एस और एस डैश, मान लो 2 कोनिक हैं, इसकी इसेंट्रिसिटी ई और इसकी इसेंट्रिसिटी ई डैश, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, दोनों का जोड़ तो 2 आएगा, ऐसा होगा। और अगर मान लो इलिप्स है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एनी इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ एनी इलिप्स क्या होती है, लेस देन 1 होती। तो अगर दोनों कोनिक्स इलिप्स हैं, दोनों कोनिक्स इलिप्स हैं, तो ई प्लस ई डैश क्या हो जाएगा, लेस देन 2 हो जाएगा। ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम। हाई पैराबोला में ये भी 1 और ये भी 1, और इलिप्स में ये दोनों 1 से कम होंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी तो 1 से कम ही रहती है। अच्छा, किसी ऐसे ही किसी भी हाइपरबोला में ना, किसी भी हाइपरबोला में, फॉर एनी हाइपरबोला, फॉर एनी हाइपरबोला, किसी भी हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो ई प्लस ई डैश क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, ये भी ग्रेटर देन 1 होगा ना। तो ये भी भाई अच्छा प्रॉब्लम है, डेफिनेशन पर है, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, दिमाग से लगाना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, थिंकिंग पर बेस्ड है ना। अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। आगे बढ़ते हैं। पेपर इजी है लेकिन थिंकिंग वाला है, ठीक है, सोचना पड़ेगा। अगला प्रॉब्लम फिर डेफिनेशन पे ही है। अगला प्रॉब्लम भी डेफिनेशन पर है कि मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ कहीं फोकस है, ये मान लेते हैं एस, और यहाँ पे कहीं आपका वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, ऐसा। ये कोई वेरिएबल पॉइंट है ना, ये आपका फोकस है, ये वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट ऑन द लोकस। लोकस पर कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो ये डेफिनेशन होती है ना। क्या डेफिनेशन होती है, पी एस बराबर ई पी एम, ठीक है। पी एस क्या है, वेरिएबल पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट P फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट P फ्रॉम फोकस S, वेरिएबल पॉइंट P फ्रॉम फोकस S। और E क्या है, इसेंट्रिसिटी है, E क्या है, इसेंट्रिसिटी है, बराबर इसेंट्रिसिटी इनटू, ठीक है, PM क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट P फ्रॉम
डायरेक्ट्रिक्स, ये ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस क्या दिया गया है, फोकस S दिया गया है 1, -1 और डायरेक्ट्रिक्स ZM क्या दी गई है, x - y + 1 = 0 ये दी गई है, ठीक है ऐसा। तो P है xy, तो लगा लो फार्मूला, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी कितना दिया गया है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दिया गया है √2, ये सवाल में दिया गया ना, E बराबर कितना दिया गया है √2, तो √2 ठीक है, और ये अंडर रूट में रहेगा ना PS, और PM लेंथ ऑफ फार्मूला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का इससे, इस पॉइंट से इस पे क्या हो गया, x - y + 1 डिवाइडेड बाय √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ऐसा। ये P और S में डिस्टेंस फार्मूला, और ये PM जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P से इस लाइन पे, तो ये √2 और ये भी तो √2 आने वाला, हाँ ये कट जाएगा ना, ये भी √2 आने वाला, कट गया। दोनों ओर का स्क्वायरिंग कर लो, अंडर रूट हटाने के लिए, मॉड हटाने के लिए, तो इधर हो गया x² + 1 - 2x प्लस y² + 1 बराबर 2y, और इधर हो गया x² + y² + 1 - 2xy - 2y + 2x, ये आ गया। x² + 1 + y² कट जाएगा ना, इतना कट जाएगा, x² कट जाएगा, +1 कट जाएगा, y² कट जाएगा, ये 2xy 2y और 2x इधर भेजो, तो 2xy और 2y और 2y मिलके 4y और 2x और 2x मिलके -4x + 1 बराबर 0, ये चीज़ आ गई भाई, ठीक है ऐसा आ गया। सी ऑप्शन में ये दिया गया ना, ये सी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 63 आते हैं ना, 63। प्रॉब्लम नंबर 63, देखो अगर कोई लाइन है y = mx + c और ये टेंजेंट है, टेंजेंट टू x² / a² प्लस y² / b² = 1, तो कंडीशन क्या होती है, c² = a² m² प्लस b² ना, ये कंडीशन होती है। अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है ना, डेफिनीशन है, ये डेफिनीशन है, टेंजेंट में पढ़ा होगा आपने, इलिप्स के लिए ना, ये इलिप्स के लिए होता है। अगर ये लाइन इस इलिप्स पर टेंजेंट है तो ये कंडीशन होती है ना, प्रूव करी होगी आपने, थ्योरी पढ़ते वक्त प्रूव करी होगी। तो देखिए आपको लाइन क्या दी गई है, आपको लाइन दी गई है Lx + my + n बराबर 0, यहाँ से y की वैल्यू -L/mx - n/m, ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ हो गई तुम्हारी m, और ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ हो गई c, m और c निकला है, 2 m और c निकला है। इलिप्स तो भाई क्या दे रखा है, इलिप्स तो यही दे रखा है ना, यही इलिप्स दे रखा है, तो यहाँ से अप्लाई कर दो ना c की वैल्यू, -n/m का होल स्क्वायर n² / m² = a², और m का स्क्वायर L² / m² प्लस b², इस m² से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो n² = a² L² प्लस b² m², ये आ गया भाई, ठीक है। ये आपका आंसर ना, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये जो 64 है ये तो डायरेक्ट प्रॉब्लम है ना, 64 डायरेक्टर सर्किल का डेफिनेशन क्या ना, हाइपरबोला के लिए, फॉर हाइपरबोला x² बटे a² माइनस y² बटे b² = 1, ठीक है। ये हाइपरबोला है, और इसका डायरेक्टर सर्किल ना, इसका डायरेक्टर सर्किल यानी कि लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ना, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, वो क्या होता है, x² + y² = a² प्लस b², इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग
इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्टर सर्किल भी बोलते हैं ना, इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्टर सर्किल भी बोलते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ तक का तो भाई आपका ये जो है कोनिक सेक्शन का टॉपिक था। अब आगे के प्रॉब्लम जो है कहाँ से हैं, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से, एसओटी से ना। अगला टॉपिक आ रहा है एसओटी। ठीक है, एक एंगल दिया हुआ, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसमें ये ए एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ये बी एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, और ये सी एंगल। ठीक है, ऐसा। अच्छा, क्या पूछा गया है, हाँ ये पूछा गया ना, a प्लस सी रूट टू की वैल्यू पूछी गई, a प्लस सी रूट टू की वैल्यू पूछी गई, और सारे ऑप्शन किस में है, सारे ऑप्शन बी में ना। हर ऑप्शन को देखिए, हर ऑप्शन में देखिए क्या मौजूद है, बी मौजूद है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। 75 और 45, 80, 40, 120, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, हमें आंसर बी में लाना है। हमारे पास क्या है, एंगल है, a प्लस सी रूट टू की वैल्यू बी में लानी है। तो भाई देखो साइन रूल याद करो, साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी। ठीक है, साइन रूल याद करो, ये साइन रूल है। ए की वैल्यू बी में कैसे ला सकते हैं, इन दोनों से ना, इन दोनों से ए की वैल्यू बी में ला सकते हैं। ए बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, बी साइन ए, बी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन बी, ऐसा। ए की वैल्यू बी में आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू बी साइन ए बाय साइन बी, ऐसा, प्लस रूट 2, और यहाँ से सी की वैल्यू, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी बी साइन सी डिवाइडेड बाय साइन बी, ऐसा। ये हो गया। ठीक है, a प्लस सी रूट 2 की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, b कॉमन हो गया, b अपान साइन b कॉमन हो गया ना। साइन b कितना है, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। साइन ए कितना है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, प्लस साइन सी कितना है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ऐसा है। अच्छा, साइन 75 निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन 75 का मतलब हो गया 45 प्लस 30 डिग्री, ये कितना आ गया, साइन 45 कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 साइन 30 डिग्री। कहाँ से आया गुरुजी, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, कितना आ गया 1/√2, और cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, और sin 40 का sin 30 का 1/2 ना। ये मैंने sin 75 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ना, कितना हो गया, √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2, ऐसा। ये वैल्यू यहाँ डाल दो, तो b × 2√2 डिवाइडेड बाय 1 + √3, और इधर साइन 45 कितना हो गया, 1/√2, और साइन 60 कितना हो गया, √3/2, ऐसा। अच्छा, एक √2 यहाँ भी तो है ना, एक √2 यहाँ भी है, तो यहाँ भी कट के √2 बचेगा ना, यहाँ भी √2 बचेगा। तो क्या होगा, देखो ये वाला √2, ये वाला √2, ये वाला √2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 + √3 और 1 + √3 ऊपर का कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया, b × 2√2 डिवाइडेड बाय 1 + √3, और यहाँ पे एलसीएम लेके क्या हो गया, 1 + √3 डिवाइडेड बाय √2, ये 1 + √3, 1 + √3 कैंसिल, ये √2 कैंसिल, कितना आ गया, b आ गया। ठीक है, थोड़ा लेंदी था ना प्रॉब्लम, थोड़ा लेंदी था, पर ऐसा नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं था, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कैलकुलेशन है, पर इजी है प्रॉब्लम। ये कौन सी प्रॉब्लम थी भाई, ये प्रॉब्लम थी आपकी 65 हो गई। आगे बढ़ते हैं, 66 लेते हैं। 66 बहुत ईजी प्रॉब्लम ना, 66 सीधे फार्मूले पर है, बहुत ईजी प्रॉब्लम है 66। इससे ईजी क्या हो सकता है, एक दो प्रॉब्लम भाई बहुत ईजी भी है ना, पेपर थोड़ा ईजी हो गया है ना, थोड़ा ईजी पेपर हो गया है। देखो ये पूछा गया है b + c cos a प्लस c + a cos b। अब इसमें देख लो भाई, स्कोरिंग पेपर है, देखें
आप में से कौन कितना स्कोर करता है, ठीक है। अब इसमें भी ना स्कोर कर पाए तो फिर दिक्कत की बात है ना, क्योंकि पेपर बहुत इजी है, फार्मूला बेस्ड है। देखो बी कॉस ए और ए कॉस बी एक साथ ले लिया ना, बी कॉस ए, ये तो ओरल है, समझाने लायक भी सवाल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्लस सी कॉस ए और ए कॉस सी एक साथ ले लिया, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी साथ में ले लिया, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन है तो आप लोग सामने नहीं हो, ठीक है, तो मुझे आपके लेवल भी नहीं पता है, ठीक, इसलिए भी थोड़ा सा इजी पेपर रखा है कि एक बार आपका स्कोर देख लूँ, क्या स्कोर आ रहा है, क्या लेवल है, ठीक है। आप लोगों का ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कर सकते ना, जब तक बच्चों को समझ ना लिया जाए तब तक बहुत डिफ़िकल्ट नहीं कर सकते। कुछ नए बच्चे भी हैं आपके यहाँ, ठीक है, क्लास में कुछ नए बच्चे भी हैं, उनका ध्यान भी रखते हुए कि उनका कॉन्फिडेंस ख़राब ना होने पाए, ठीक है, इसलिए भी थोड़ा इजी पेपर है। सी कॉस ए कॉस सी, ए बी ए सी। अब बी वाले, बी कॉस ए हो चुका, ठीक है, सी कॉस ए हो चुका, ए कॉस सी हो चुका। अच्छा क्या बच रहा है, बी कॉस सी बच रहा है ना, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ऐसा ये ले लिया ना। ये वाला देखो बी कॉस ए और ए कॉस बी ले लिया, ए कॉस बी ले लिया, ठीक है, ये हो गया। फिर सी कॉस ए और ए कॉस सी, हाँ ये हो गया, सी कॉस ए कॉस सी हो गया। क्या बचा, बी कॉस सी, ये हो गया, और सी कॉस बी, ये हो गया, ठीक। ये प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसकी वैल्यू क्या होती है सी, ये प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसकी वैल्यू क्या होती है बी, और ये प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसकी वैल्यू क्या होती है ए। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रॉब्लम नंबर 66 है ना। अब आते हैं 67 पे, ठीक है। पेपर मैंने इजी रखा है, लेकिन भाई फिर भी टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा पेपर में, इतनी जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है। मेन ये फार्मूला किसको याद है, ठीक है, इस पेपर से ये पता चल जाएगा कौन कितने फार्मूले दिमाग में रखे हुए हैं, ठीक है। जनरली बच्चे फार्मूले भूल जाते हैं, तो इस पेपर से पता चल जाएगा कि फार्मूला आप लोग कितना याद करते हो, नहीं याद करते हो। अगला प्रॉब्लम है 67। क्या पूछा गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और आंसर किस फॉर्म में है, आंसर डेल्टा के फॉर्म में ना। डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस फॉर्म में है आंसर। तो साइन रूल याद करो, साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी इक्वल टू 1/2r। अब ये जो चारों चैप्टर ना फार्मूला बेस्ड होते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और कोनिक, फार्मूले याद होने चाहिए। चारों चैप्टर देखो कितने एक ही जैसे चारों चैप्टर ना फार्मूला बेस्ड है, चारों चैप्टर फार्मूला बेस्ड है। अगर फार्मूले याद होंगे तो ये पेपर बहुत जल्दी बना लिया होगा बच्चों ने। ये चारों चैप्टर एक जैसे है ना, मेमोरी बेस्ड है, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। एक्चुअली बहुत बढ़िया टेस्ट बना है ना, बहुत बढ़िया टेस्ट बना है। सिमिलर टाइप के चैप्टर इकट्ठा हो गए ना, एक जैसे टाइप के चैप्टर इकट्ठा हो गए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एसओटी और कोनिक से किस पर होता है, मेमोरी बेस्ड होता है, फार्मूले पर होता है, ठीक है। सेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, सेट है प्रॉब्लम की, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, सब एक टाइप के चैप्टर्स एक जगह इकट्ठे हो गए। तो जिसकी मेमोरी अच्छी है, फार्मूले याद है, कैलकुलेशन तेज है, उसका बहुत बढ़िया पेपर बनेगा ये। खैर आंसर हमें किस में लाना है, डेल्टा के फॉर्म में। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ ए इसका देखो। अब इन चैप्टर्स में क्या होता है, कुछ कुछ करते रहो, खाली हाथ मत बैठो ना, चुपचाप मत बैठे रहो, प्रॉब्लम को देखते मत रहो। ये चारों चैप्टर एक ही जैसे हैं, कुछ कुछ ट्राई करते रहो, बनेगा ही, अंत में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। हिट एंड ट्रायल, अनुमान लगाओ, गलत हो जाए फिर लौट के आओ, कुछ और अनुमान लगाओ। देखो अनुमान लगाया, यहाँ से वहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी, 2r साइन ए का स्क्वायर माइनस यहाँ से b का 2r साइन बी का स्क्वायर, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए साइन बी, ऐसा ये है। और किस में लाना है, डेल्टा में लाना ना, डेल्टा में देखो, डेल्टा में लाना। आर का एक फार्मूला होता है, डेल्टा का एक फार्मूला होता है, डेल्टा बराबर 4r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी, एक ये डेल्टा का फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है r इक्वल टू ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ठीक है, एक इस ये भी फार्मूला, इस फार्मूले में भी डेल्टा आता है। एक डेल्टा का फार्मूला ये होता है अंडर रूट एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी, एक ये फार्मूला होता है, ठीक है। एक डेल्टा का फार्मूला होता है 1/2 ए बी साइन सी ऐसा, या 1/2 बी सी साइन ए, या 1/2 ए सी साइन बी, ठीक है। ये फार्मूले हैं डेल्टा के, ठीक है। इन 4 फार्मूले में डेल्टा आता है। अब या तो इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है या तो इसकी पॉसिबिलिटी, ये तो है नहीं, कहीं भी रूट तो दिख नहीं रहा, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रही, ठीक है। अच्छा, साइन ए साइन भी, तमाम सारे साइन ए साइन भी दिख रहे हैं। साइन ए, अब देखो खाली साइन ए होता, खाली साइन भी होता तो इसके बारे में सोचते, पर साइन ए साइन भी है, और देखो इसमें साइन ए साइन भी होता है, आर भी होता है, तो आर भी आ ही गया जब आपने साइन रूल लगाया ना, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी बन रही है। नहीं हुआ तो कुछ और सोचेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल लग रहा है कि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी है। चलो करते हैं, देखो 4r² हो गया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर बी, ये हो गया साइन ए साइन बी, ठीक है। और यहाँ आ गया साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, और इसमें फॉर्मूला लगा दिया। देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का एक फॉर्मूला होता है, कम यूज़ होता है पर होता है भाई। अगर नीचे वाला देख रहे होगे तो आपको याद आ जाएगा, इसको देख के शायद याद आ जाए, ठीक है। याद आया, साइन ए माइनस बी गुणे साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। जब इन दोनों का गुणा करते हैं कि इन दोनों का साइन ए माइनस बी और इनटू साइन ए प्लस बी, ठीक है, इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये आता है, ठीक है। जब इन दोनों का गुणा करते हो तो ये आता है, तो इसको देख के याद आना जाना चाहिए कि इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है। ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और ये कॉनिक सेक्शन, ठीक है, ये सब फार्मूला बेस्ड होती है ना, फार्मूला बेस्ड होती है। साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4r² है भाई, 4r², तो क्या है फार्मूला 4r² साइन ए साइन बी साइन सी, 4r² ये आ गया, साइन ए साइन बी है यहाँ पे, साइन ए साइन बी ये आ गया, और ये साइन सी बन जाएगा। कैसे साइन सी बन जाएगा, देखो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है पाई, तो a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी, तो जब आपने साइन लिया दोनों तरफ का साइन लिया, साइन a प्लस बी, तो क्या आ गया साइन पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस सी को क्या लिख सकते हैं साइन सी। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी की जगह साइन सी डाल दिया, तो क्या आ गया 4r² साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी, और इसकी जगह फिर क्या लिख सकते हैं डेल्टा लिख सकते हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स लगभग सबका तरीका एक ही है ना, मेमोरी बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड, फार्मूला बेस्ड, ठीक है। पेपर इजी बनाया है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हलवा नहीं बोल सकते कि पेपर हलवा है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। फार्मूला बेस्ड है, सही बात है, फार्मूला बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है, लेकिन हलवा नहीं है पेपर। कोई ये ना समझे कि पेपर हलवा है, ऐसा नहीं है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। फार्मूले वगैरह याद नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये 67 था, आगे बढ़ते हैं 68। अगली प्रॉब्लम 68। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें क्या दिया गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और सरकम रेडियस कैपिटल R की वैल्यू मांगी है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक। सारी साइड क्या है बराबर लेंथ की, a बराबर कितना 2√3, और सारे एंगल कितने 60, a ये भी 60, b और ये भी 60, ठीक है, और इसको भी a और इसको भी, तीनों साइड बराबर लेंथ की 2√3, ठीक है। क्या मांगा है, कैपिटल R की वैल्यू मांगी है। तो अभी हम लोगों ने देखा था R = ABC/4 डेल्टा, ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था, ABC 4 डेल्टा, ठीक। R = ABC/4 डेल्टा। और कोई फार्मूला जिसमें R आता हो, हाँ ये आता है, साइन A/A = 1/2R, ये वाला ज़्यादा ईजी पड़ेगा, इससे भी जाएगा पर ये वाला ईजी पड़ेगा। तो साइन 60 A/2R, ठीक है, तो या 2R इधर भेज दो, 2R साइन 60 बराबर A, तो 2R साइन 60 की वैल्यू √3/2, और A की वैल्यू कितनी गई है 2√3, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, R बराबर आ गया 2। भाई इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा ना, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इससे जल्दी आ गया, साइन रूल से जल्दी आ गया। हर साइड की लेंथ बराबर A और हर एंगल कितना 60। आगे बढ़ते हैं,
प्रॉब्लम नंबर 60 में भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसमें पूछा है आर और आर में रिलेशन, ठीक है। आर और आर में क्या रिलेशन है, आर बराबर के आर है, तो के की वैल्यू क्या होगी, समझो इस तरह की प्रॉब्लम है। अगला प्रॉब्लम कौन सा, 69, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही प्रॉब्लम है। आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है, ठीक है। मान लो कैपिटल आर बराबर के गुणे आर है, तो के कितना है ऐसा पूछ रहा है कि के कितना होगा। तो कैपिटल आर का फार्मूला ये रखा हुआ है और स्मॉल आर का फार्मूला, स्मॉल आर का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा बाय एस। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, कैपिटल आर बाय आर इक्वल टू ए बी सी बाय 4 डेल्टा, और इससे डेल्टा से मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा बाय एस से डिवाइड होगा, या उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लो, एस बाय डेल्टा ऐसा कर लो। तो ए बी सी और एस की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 और 4 डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर √3/2, √3/2 साइड का स्क्वायर, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये फार्मूला होता है, ट्रायंगल के एरिया का ये फार्मूला होता है √3/2 साइड का स्क्वायर। तो पहले तो देखो 4 से ये 4 चला जाएगा, ठीक है। R इक्वल टू डेल्टा अपान एस ए बी सी 4, R इक्वल टू ए बी सी बाय 4 डेल्टा, R इक्वल टू डेल्टा अपान एस R बाई R ए बी सी एस बाय डेल्टा। हाँ अच्छा, तीनों ए भी ए है, बी भी ए है, सी भी ए है, तो ए कितना हो गया a³ और a प्लस a कितना हो गया 3a/2 और साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है ना, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर फार्मूले में होता है, मैं यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, √3/4 होता है भाई, 4 डेल्टा स्क्वायर 4 और क्या फार्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ये एक डेल्टा का ना, एक डेल्टा के लिए, नहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, √3/4 साइड स्क्वायर ना, ये एक डेल्टा के लिए, एक डेल्टा के लिए √3/4 साइड का स्क्वायर, और ऐसा 2 बार ना, ऐसा 2 बार, ठीक है भाई। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये हो गया a³ और a प्लस a कितना हो गया 3a/2, ठीक है, 3a/2। 4 से एक 4 चला गया, लेकिन एक स्क्वायर की वजह से एक 4 बच जाएगा, मतलब ऐसे लिख ही देता हूँ ना, 4 और ये हो गया 3 और साइड स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर और इधर 4 का स्क्वायर ऊपर गया तो हो गया 16, ऐसा हो गया, ठीक है। देखो ये 2 यहाँ रखा है, a³ रखा है, a प्लस a 3a रखा है, √3 का स्क्वायर 3 रखा है, साइड का स्क्वायर a स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर ये, और इस 4 का स्क्वायर 16 ऊपर हो गया, ठीक है। क्या क्या कट गया देखो, ये a और a³, a पावर 4 और इधर a पावर 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बच्चा 16/8 कितना आ गया 2 आ गया, 16/8 2, हाँ तो कितना आ गया R/R इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ गया R इक्वल टू 2R, ठीक है ना। ये भी अच्छी प्रॉब्लम थी, फार्मूला बेस्ड थी, पेपर इजी है, फार्मूला बेस्ड है, लेकिन भाई हलवा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे इतने सारे फार्मूले दिमाग में रखना, इतने सारे फार्मूले दिमाग में रखना, ये भी एक मुश्किल चीज़ है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। और जैसे मैं अभी उल्टा फार्मूला लिख गया था ना, R के लिए ये फार्मूला की जगह क्या लिख गया था, मैं उल्टा लिख गया था, ABC/4 डेल्टा की जगह मैंने 4 डेल्टा बाई ABC लिख दिया था। आगे बढ़ते हैं, 70 भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, सिग्मा sin स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस 1/sin ए, ठीक है। इसके बारे में कमेंट करना है ना, इसके बारे में कमेंट करना है। सिग्मा का मतलब क्या हो गया, सिग्मा का मतलब हो गया एक बार साइन के लिए, साइन ए के लिए, एक बार साइन बी के लिए और एक बार साइन सी के लिए। मैं आपको समझा दूं क्या मतलब है इसका, ठीक है। देखो इसका मतलब ये भी अच्छी प्रॉब्लम है ना, अच्छी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है सिग्मा साइन ए प्लस 1/sin ए प्लस 1, और ऐसा 3 बार, एक बार साइन ए के लिए ये बनेगा ऐसा ही साइन बी के लिए बनेगा और ऐसा ही साइन सी के लिए बनेगा। देखो यहाँ क्या चीज़ लगानी है, मैंने अलजेब्रा पढ़ाते वक्त आपको ये रिजल्ट बताया था कि ये रिजल्ट बेटा याद रखना, जगह जगह यूज़ होता है। कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल जोड़ा जाए तो 2 या 2 से बड़ी वैल्यू आती है अगर वो नंबर पॉजिटिव है, और 2 या -2 या -2 से छोटी वैल्यू आती है अगर वो नंबर
अगर वो नंबर निगेटिव है, ऐसा होता है। कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल जोड़ो तो 2 या 2 से बड़ी वैल्यू आएगी अगर नंबर पॉजिटिव है, -2 या उससे छोटी वैल्यू आएगी अगर वो नंबर निगेटिव है। तो अगर हम साइन ए की बात करें ना, तो साइन ए जो है हमेशा पॉजिटिव होता है किसी ट्रायंगल में, इन ए ट्रायंगल, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में साइन ए पॉजिटिव होता है। क्यों भाई? ट्रायंगल का कोई भी एंगल जो होता है ना 180 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो अगर 180 से ज़्यादा नहीं है तो साइन ए कहाँ है? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है ना, साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो, कोई भी एंगल ले लो ना, साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव है और ये इसका व्युत्क्रम है ना, साइन ए, देखो साइन ए प्लस 1 साइन ए, एक पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया? 2 से बड़ा हो गया। ये वैल्यू 2 से बढ़ी जाएगी हमेशा, साथ में +1 भी लगाया तो +1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई? ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू 3 से बड़ी हो गई, ये वाली वैल्यू, ठीक है, 3 से बड़ी हो गई। अगर ये वाली वैल्यू 3 से बड़ी हो गई तो फिर ऐसा ही एक एक्सप्रेशन और होगा साइन बी वाला, वो भी वैल्यू 3 से बड़ी होगी, प्लस ऐसा ही एक एक्सप्रेशन और होगा साइन सी के लिए, वो भी 3 से बड़ा होगा ना, तो 9 हो गया ना, 9 से। ये पूरा एक्सप्रेशन किससे बड़ा है? 9 से बड़ा है, हमेशा 9 से बड़ा आएगा ना। अच्छा प्रॉब्लम था ये भी, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है। प्रोसीजर पे नहीं ना, प्रोसीजर पे नहीं है, इस कॉन्सेप्ट पे था। एक नंबर और उसका व्युत्क्रम जोड़ो तो हमेशा 2 या 2 से बड़ी वैल्यू आती है ना, इस पर बेस्ड है ये। आगे बढ़ते हैं, 4-5 प्रॉब्लम और हैं आपकी, ठीक है, 5 प्रॉब्लम और है आपकी, उन पे आते हैं, ठीक। हाँ, ये दिया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है 1/α + 1/β + 1/γ की वैल्यू क्या होगी, और अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? एल्टीट्यूड्स हैं, सीड्स लंब क्या है? सीड्स लंब है, सीड्स लंब है भाई, सीड्स लंब है, एल्टीट्यूड है, ठीक है, समझते हैं। अच्छा, सारे आंसर किस फॉर्म में है? सारे आंसर डेल्टा के फॉर्म में ना, सारे आंसर डेल्टा के फॉर्म में है। देखो भाई ज़रा ध्यान दो, ये कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये मान लो ए हो गया, इसके सामने की साइड ये ए हो गई, ये बी हो गया, बी के सामने की साइड बी हो गई, ये सी हो गया, इसके सामने की साइड सी हो गई। ये चीज़ ना वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे जो ये परपेंडिकुलर डाला, ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है। ऐसे ही इधर डाला, ठीक है, ये कितना हो गया? बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, और ऐसे ही इधर डाला, ठीक है, ऐसे ही इधर डाला, ये क्या है? गामा है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड की हाइट, सॉरी एल्टीट्यूड की लेंथ। जो आप लंब डाल रहे हो ना, एक परपेंडिकुलर ये डाला, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ये डाला और एक परपेंडिकुलर ये डाला, तीनों कहाँ मिलते हैं? एक ही जगह मिलते हैं, उसको आर्थो सेंटर बोलते हैं। ये हम लोग पढ़े थे ना, एसओटी में पढ़े थे। अच्छा, तो डेल्टा मिलाना है आंसर, तो जरा डेल्टा बराबर देखो, डेल्टा बराबर क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। डेल्टा का ये भी एक फॉर्मूला होता है। बेस में कौन है? BC, और हाइट में ये नाम डाल लो m, ठीक है, हाइट में है AM, तो क्या आ गया? 1/2 A इंटू अल्फ़ा, ऐसा आ गया 1/2 इंटू अल्फ़ा। और ऐसे ही जब इधर से जाओगे तो क्या आ जाएगा? अल्फ़ा बीटा गामा, B के सामने B, तो ये बीटा लेना चाहिए ना, B के साथ बीटा लेना चाहिए और C के साथ गामा लेना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है। सीरियल में लेते हैं ABC, तो अल्फ़ा बीटा गामा, A के साथ अल्फ़ा, B के साथ बीटा, C के साथ गामा, ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। यही फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते थे अगर आप इधर से जाते, ठीक है, तो 1/2 P के साथ 1/2 B के साथ बीटा, अगर आप इधर जाते तो 1/2 C के साथ गामा, ऐसा कर सकते थे आप ना। अल्फ़ा में लिख लो, चाहे बीटा में लिख लो, चाहे गामा में लिख लो, एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। डेल्टा मिलाना है आंसर, इसलिए डेल्टा वाला मैंने कॉन्सेप्ट सोचा, ठीक है। तो वहाँ से 1/अल्फ़ा की जगह क्या हो गया? 2 डेल्टा/A + 1/बीटा की जगह क्या हो गया? ये कुछ उल्टा हो रहा ना, उल्टा हो रहा, 1/अल्फ़ा, डेल्टा उधर जाएगा, A/2 डेल्टा प्लस इसमें हो जाएगा B/2 डेल्टा प्लस इसमें हो जाएगा C/2 डेल्टा। तो कितना आ जाएगा? A + B + C/2 डेल्टा आ जाएगा, और इसकी जगह 2S लिख सकते हैं, 2S/2 डेल्टा, ऐसा, ठीक है भाई। ये फार्मूला तो जानते ही हैं, तीनों साइड का टोटल क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2S के बराबर, तो 2 कैंसिल होके S/डेल्टा आ जाएगा। ये प्रॉब्लम कौन सी थी? ये प्रॉब्लम नंबर थी 71, ठीक है, 71।
तो ये आपका एसओटी वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा नहीं था तो उसकी मैंने कम प्रॉब्लम डाली थी ना, 4 ही प्रॉब्लम डाली थी, क्योंकि हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा पढ़ा नहीं था। तो 4 ही प्रॉब्लम डाली हैं और वो भी जहाँ तक पढ़ाया था वहीं तक डाला, उससे आगे नहीं डाला, क्योंकि पूरा पढ़ा ही नहीं है तो उससे आगे डालना बेकार है। जहाँ तक पढ़ाया था भाई वहीं तक दिया था। आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 72 क्या दी गई है, x पावर 5 नहीं, यहाँ ये है ना, ये शायद मैंने क्लास में कराई हुई प्रॉब्लम है। क्या है, ये है e पावर log 5 log x ना, e पावर 5 log x माइनस e पावर 4 log x डिवाइडेड बाय e पावर 3 log x, e पावर 3 log x माइनस e पावर 2 log x dx। इसको बनाना है ना। ये प्रॉब्लम तो क्लास में कराई हुई प्रॉब्लम आ गई, कुछ जो है 2-4 प्रॉब्लम तो वही आ गई हैं जो क्लास में डिस्कस हुई थी ना, सिमिलर प्रॉब्लम आ गई। सिमिलर क्या, एग्जैक्टली वही आ गई ना। जैसे ये एक प्रॉब्लम है ना, क्लास में डिस्कस की हुई प्रॉब्लम है। देखो e पावर k log x, तो क्या हो गया, e पावर log x पावर k टू द बेस e। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर याद थोड़ा ना रहता है, आप क्लास में क्यों क्या क्या डिस्कस कराए हो। अरे भाई तो याद रखना पड़ता है ना, कम से कम क्लास वाला तो यार याद रखा करो। उतना भी नहीं याद होगा तो कैसे चलेगा ना। जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं कोशिश करते हैं उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम ही दें टेस्ट में, ठीक है। अब टेस्ट में बाहर से ज़्यादा प्रॉब्लम दे देंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा ना। वो बाद में दे सकते हैं, पूरा सिलेबस लगभग ख़त्म हो गया तो आप मिक्स करके दें टेस्ट। जब मिक्स टेस्ट होते हैं ना, मिक्स टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट जो बोलते हैं, कंबाइंड टेस्ट, तो उसमें तो ज़्यादा मिक्स करके दिया जा सकता है, लेकिन चैप्टर पढ़ाते वक्त ज़्यादा मिक्सअप नहीं दे सकते, ठीक है। तो कम से कम उतना तो याद ही रखा करो जो क्लास में कराते हैं। अब वो भी नहीं याद होगा तो दिक्कत होगी ना, उतना तो कम से कम याद रखो। बाकी आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, क्लास वाला तो एटलीस्ट याद ही रखो। टेस्ट में उसी से मिलता जुलता प्रॉब्लम मिलता है। ये के यहाँ चला जाएगा, e पावर log x पावर k टू द बेस e, और ये आप जानते हैं ये क्या वैल्यू हो जाती है, ये x पावर k हो जाती है। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया x पावर 5, ये आ गया x पावर 4, ये आ गया x पावर 3, ये आ गया x पावर 2 dx। कितना हो गया, x पावर 4 कॉमन हो गया, x माइनस 1, यहाँ x क्यूब कॉमन हो गया, x माइनस 1 dx, x माइनस 1 उड़ गया, x4 से x क्यूब कट के आ गया x dx, और फिर इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट हुई 72। आगे आते हैं प्रॉब्लम नंबर 73 पे। 73 मैंने आपको एक मेथड बताया था, बेसिक मैनिपुलेशन मेथड, उससे ये प्रॉब्लम बनेगी ना, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ऐसा प्रॉब्लम कई बार डिस्कस हुआ था, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। बेसिक मैनिपुलेशन मेथड बताया था, गेटिंग रिड ऑफ डिनोमिनेटर बताया था। कोई भी जुगाड़ लगा के डिनोमिनेटर से पीछा छुड़ाते हैं। कैसे पीछा छुड़ाते हैं, क्या जुगाड़ लगाएं गुरुजी? देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो कभी ज़रूरत पड़ जाए तो 1 की जगह भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स तो दोनों तरफ से चलती है, लेफ़्ट से राइट भी फार्मूला यूज़ होगा और फार्मूला राइट से लेफ़्ट भी यूज़ होगा, ठीक है। कई बार यूज़ होगा ना, राइट से लेफ़्ट भी फार्मूला बहुत बार यूज़ होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 लिखते हैं, ज़रूरत पड़ गई, जैसे यहाँ ज़रूरत पड़ गई तो 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया। जनरली हम लोग का क्या ट्रेंड होता है, बड़ी चीज़ को छोटा करते हैं। गुरुजी ये तो आप उल्टा कर रहे हो, आप छोटी चीज़ को बड़ा कर रहे हो, ये क्या बात हुई? अरे भाई यही बात हुई ना, ये प्रॉब्लम ऐसी ही बनेगी, क्या किया जाए, ठीक है। क्यों गुरुजी इससे ऐसा क्यों किया आपने, क्या फ़ायदा हुआ? अरे डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा जब आपने इसको इसके साथ एलसीएम तोड़ा तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, और जब आपने इसको इसके साथ एलसीएम तोड़ा तो 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स dx। ऐसा हो गया। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गई, ये हो गई कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसा अब दोनों का तो अपना फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इसलिए ऐसा किया, ठीक है भाई। 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यों रखा ना, छोटे से बड़ा क्यों किया? जनरली तो हम लोग बड़े से छोटा करते हैं, पर इस सवाल में भाई उल्टा करना था। 2 प्रॉब्लम और बची हैं आपकी, वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। 74 ये दिया है, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस
10 की पावर 6x dx, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगी। सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन का कोई धर्म ईमान नहीं है ना, इसका कोई धर्म ईमान नहीं है, ये बदलते रहता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम के डिज़ाइन को, प्रॉब्लम के पैटर्न को, ठीक है, उससे सोचते हैं ना। सोचते हैं कि पहली बात तो ये है कि कभी भी f डैश जो है dx के साथ रहता है, ठीक है। f डैश हमेशा dx के साथ रहता है न्यूमरेटर में। तो क्या ये चीज़ f डैश है, ये जो dx के साथ बनी है, क्या ये चीज़ f डैश है? सोचो, क्या ये f डैश है? तो अगर f डैश है तो क्या इसमें कहीं ना कहीं f भी होना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं f होना चाहिए। तो देखो हाँ f है, ये है। कैसे f है? अगर देखो इसको, अगर मैं tan क्यूब x को, ठीक है, tan क्यूब x को t रख लें और जब मैं इसका डिफरेंशियल करूँगा तो क्या आएगा, 3 tan स्क्वायर x, इसको x मान करके फिर चेन रूल से tan x का करोगे इंटू सेक स्क्वायर x dx और इधर क्या आ जाएगा dt। हाँ तो भाई dx के साथ ये f डैश बैठा हुआ है। अगर ये f डैश बैठा हुआ है तो मैंने कहा उल्टा सोचो, मैंने कहा उल्टा सोचो, इसका डिफरेंशियल, इसका ये किसका डिफरेंशियल है, ये किसका डिफरेंशियल है ना, ये जो लिखा हुआ है tan स्क्वायर सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशियल है भाई, इसका डिफरेंशियल है, tan क्यूब x का डिफरेंशियल है। तो जो dx के साथ है वो f डैश है। अगर ये f डैश है, ये चीज़ अगर f डैश है तो ये किसका डिफरेंशियल है, किसका डिफरेंशियल है ना, ये तो f डैश है। तो f के बारे में सोचो तो पता चला कि गुरुजी अगर tan क्यूब को डिफरेंशिएट कर दें तो ये आ जाता है। हाँ तो ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे ऐसे tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx और यहाँ क्या लिख लेंगे 1 प्लस tan क्यूब x का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसको तुमने t रखा तो ये ऊपर क्या हो गया dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और ये वाला ना, ये चीज़ क्या हो गई, ये इसकी जगह क्या आ गया 1/3 dt। 1/3 को मैंने कर दिया बाहर, ठीक है, 1/3 को बाहर कर दिया। अब ये किसका होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स का होता है, tan इनवर्स t प्लस c, ठीक है। t की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ये t की वैल्यू ना, आंसर x में जाएगा 1/3 tan इनवर्स tan क्यूब x प्लस c, ऐसा आ गया, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने ये बताया था ना, ये चीज़ सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं कि अगर ये f डैश है तो ये किसका डिफरेंशियल है ना, किसको डिफरेंशिएट किया गया होगा कि ये आया होगा। तो पता चला कि tan क्यूब को डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा, और tan क्यूब यहाँ रखा था पर सामने सामने नहीं रखा था ना, एकदम सामने सामने नहीं रखा था, थोड़ा सोचना पड़ा क्योंकि ये tan क्यूब तो है पर डायरेक्ट नहीं है ना, tan क्यूब के स्क्वायर से है ये। तो भाई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना भी इजी पेपर नहीं है, कोई ये ना सोचे। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बिल्कुल इजी है ना, लास्ट प्रॉब्लम बिल्कुल इजी है, इसमें तो कुछ सोच रही नहीं है, ठीक है। ये तो बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, log 10 डिवाइडेड बाय x पावर 10 प्लस 10 पावर x। ये तो एकदम इजी प्रॉब्लम आ गई भाई। f डैश अपान f है, ये ध्यान दो, ये क्या है, ये f डैश अपान f dx है, इसका डिफरेंशियल है। x पावर 10 का डिफरेंशियल क्या होता है, x पावर 10 का डिफरेंशियल होता है 10x पावर 9, और a पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, a पावर x का डिफरेंशियल होता है a पावर x log a base c, वही रखा है ये f डैश अपान f। इसका क्या आता है, इसका आता है log fx, तो इसका क्या आ गया log fx, डिनोमिनेटर, fx का मतलब डिनोमिनेटर, x पावर 10 प्लस 10 पावर x और प्लस c, ये हो गया ना। तो भाई पेपर ख़त्म हुआ आपका, ये 75 नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है, पेपर आपका ओवर हो गया। कोई दिक्कत हो तो मैंने इसका जो है PDF भी बना के भेज दिया है, और कुछ आप पूछना चाहें तो डाउट काउंटर पे आके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना ही रखते हैं, ठीक है।